फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग एथिक्स के एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, कारपोरेट सामाजिक दायित्व कंपनियों को अधिक लाभदायक तथा चिरस्थायी बनाता है, विश्लेषण कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व या कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे CSR भी कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, अगर आप शब्दों पे जाएं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो कॉरपोरेट है, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका समाज के प्रति उत्तरदायित्व या समाज के प्रति उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हो जाएगी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व। देखिए, CSR जो है अपने आप में एक अलग से टॉपिक है, जिसको आपको कंप्लीटली पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग समझते हैं कि देखिए, CSR एक कानूनी प्रावधान है और इसके तहत एक कंपनी को अपने लाभ का कुछ हिस्सा सामाजिक कल्याण पे खर्च करना होता है। जैसे एक कंपनी ने 100 करोड़ रुपए कमाया, तो इसका 2% यानी कि 2 करोड़ रुपए कंपनी को सामाजिक कार्यों के ऊपर खर्च करना होगा। अब देखिए, अगर कंपनी के दृष्टिकोण से आप देखें, ऊपरी दृष्टिकोण से, तो ऐसा लगेगा कि जो 100 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था, उसमें से 2 करोड़ रुपए केवल सामाजिक कार्यों पे चले गए। जबकि अगर इसी 2 करोड़ रुपए को कंपनी फिर से री इन्वेस्ट करती, तो इस 2 करोड़ रुपए से कंपनी और ज्यादा पैसा कमा सकती थी। लेकिन ये जो पैसा जो सामाजिक कल्याण पे चला गया, तो कंपनी के लाभ में कमी आ गई। ऊपरी तौर पे आपको ऐसा दिखेगा। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि देखिए, जो सामाजिक दायित्व है, कॉर्पोरेट सामाजिक जो दायित्व है, इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि केवल समाज को फायदा होता है, बल्कि कंपनियां भी ज्यादा लाभदायक बनती हैं, यानी कि कंपनियां भी ज्यादा प्रॉफिट कमा पाती हैं और इसके साथ ही चिरस्थायी बनती है, यानी सस्टेनेबल बनती हैं। ऐसा नहीं है 10 साल 15 साल में कंपनी बंद हो गई, बल्कि एक सस्टेनेबल कंपनी का निर्माण होता है अगर कंपनी CSR के माध्यम से समाज कल्याण में लगी रहती है। तो इस चीज का विश्लेषण करना है, देखिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि किसी भी देश में सामान को खरीदेगा कौन। अगर एक कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो उस प्रोडक्ट को लेगा ही कौन। देखिए, भले ही एक कंपनी हो जो डायरेक्ट ऐसी चीजें नहीं बनाती है जो कस्टमर यानी कि आम जनता खरीदती है, लेकिन वो जो चीजें बना रही है, अंतिम रूप से वो भी आम जनता के ही लिए बनाई जा रही होगी। यानी कि मान लीजिए एक कंपनी है जो बड़ी बड़ी मशीनें बनाती है और इन मशीनों का कंस्ट्रक्शन में प्रयोग होता है। तो सीधे तौर पे देखने पर ये जो एक कंपनी है ABC, इसकी जो मशीनें हैं वो आम लोग नहीं खरीदते हैं। लेकिन अंतिम तौर पे इसकी मशीनें कब बिकेंगी, जब देश में ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन का वर्क होगा, ज्यादा से ज्यादा नई बिल्डिंग बनेंगी। तो ऐसे में अंतिम रूप से जो कंपनी ABC है, वो लोगों के द्वारा जो घरों की या फिर ऑफिस वगैरह की मांग है, उसके ऊपर ही इसका बिजनेस टिका है। तो यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, हर कंपनी आम जनता की जो परचेजिंग पावर है, आम जनता का जो कह लीजिए कि खरीदारी की शक्ति है, क्रय शक्ति है, उसके ऊपर डिपेंड होती है। अब एक ऐसे देश की कल्पना करिए जहां पर गरीबी है, जहां पे पिछड़ापन है, वहां पर बहुत ज्यादा डिमांड नहीं होगी, वहां पर चीजों को बहुत ज्यादा नहीं खरीदा जाएगा। तो ऐसे में अगर एक कंपनी चाहती है कि उसके प्रोडक्ट अभी बिके और साथ में आने वाले समय में कंपनी और ज्यादा ग्रो करे और ज्यादा बढ़े, तो इसके लिए जरूरी है कि जो देश के लोग हैं, जो आम जनता है, इसका भी विकास हो। और देश की जनता का विकास हो, इसके लिए क्या चाहिए होगा, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं, बढ़िया पोषण, यानी कि जो भी मनुष्य की मूल आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करने की जरूरत होगी। अब देखिए, जब अलग अलग कंपनियां अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, जैसे कि हमारे केस में 2 करोड़ रुपए, इन क्षेत्रों में खर्च करती हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पोषण में, तो क्या होता है कि एक मजबूत देश का निर्माण होता है। यानी कि कंपनी की दृष्टि से एक मजबूत ग्राहक का निर्माण होता है, एक ऐसा ग्राहक जो भविष्य में चीजों को खरीदने में सक्षम होगा। क्योंकि भविष्य में ये शिक्षित होगा, अच्छा स्वास्थ्य वाला होगा, तो इसके पास अपेक्षाकृत ज्यादा पैसा होगा, तो ये गाड़ियां खरीद सकता है, अच्छे घर खरीदेगा। यानी कि इकोनॉमी में एक तरह से वृद्धि आएगी और इसका फायदा अंतिम रूप से उसी कंपनी को होगा जिसने इस इन्वेस्टमेंट को किया था शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह के ऊपर। यानी कि देश का विकास केवल देश या लोगों के हित में नहीं है, बल्कि कंपनी के भी हित में है। और आने वाले समय में जब देश में वृद्धि होगी, तो कंपनी भी कई गुना बड़ी हो जाएगी। इसके साथ ही देखिए, समाज में एक स्थिरता आती है।
देखिए अब फिर से एक ऐसे देश की कल्पना करिए जहां पर लोगों का मानना है कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र मिलके उनके सभी अधिकारों पर कब्जा करता जा रहा है। जैसे अभी देखिए कुछ बातें फैल गई मार्केट में कि लोगों को लगा कि जो रिलायंस की कंपनी है या जो अदानी की कंपनी है उसका कुछ लेना देना है कृषि कानून से। हालांकि कंपनियों ने सामने आकर के इस बात को क्लियर किया कि वो किसी भी तरह से इन कानूनों से नहीं जुड़ी हुई हैं। लेकिन फिर भी देखिए जैसे ही मार्केट में कुछ ऐसी अफवाहें आती हैं तो तुरंत ही क्या होता है कि जो समाज में स्टेबिलिटी है, जो स्थिरता है, वो नष्ट होने लगती है। समाज में जो एक कह लीजिए विरोध की स्थिति, विद्रोह की स्थिति आने लगती है। तो ऐसे में जब कंपनियां समाज के लिए कुछ खर्च करती हैं, समाज को दिख रहा होता है कि ये कंपनियां हमारी अच्छाई के लिए कार्य कर रही हैं, तो समाज में एक स्थिरता बनी रहती है, लोगों का सरकार में और निजी क्षेत्र में विश्वास बना रहता है। इसके साथ ही देखिए सीएसआर से क्या होता है कि कंपनी की एक अच्छी रेपुटेशन बनती है, कंपनी की एक अच्छी छवि बनती है। तो ऐसे में क्या होगा देखिए, जितनी अच्छी आपके सामने कंपनी की छवि होगी, आप उस कंपनी के उतने ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे। इसीलिए देखिए जैसे ही किसी कंपनी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो वो तुरंत सतर्क हो जाती है, क्योंकि अगर एक बार किसी कंपनी की छवि खराब हो गई तो फिर वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच नहीं पाएगी। तो जब आप देखते हैं कि किसी कंपनी के शिक्षा के विद्यालय बने हुए हैं, हेल्थ केयर सेंटर बने हुए हैं, तो उस कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है आपकी नजरों में। आप उस कंपनी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड का मानने लगते हैं। एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर भरोसा किया जाता है, जा सकता है, जिसके प्रोडक्ट्स को भरोसे के साथ खरीदा जा सकता है। तो इस तरह की देखिए रेपुटेशन हर कंपनी बनाना चाहेगी, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि उसकी एक अच्छी छवि हो और ज्यादा से ज्यादा उसके प्रोडक्ट बिके। तो ऐसे में एक हेल्दी कंपटीशन जन्म लेगा, यानी हर कंपनी ज्यादा से ज्यादा इस तरह के अच्छे कामों को करेगी जिससे कि समाज में उसकी अच्छी रेपुटेशन बने। इसके साथ ही देखिए देश में एक एथिकल इन्वायरमेंट मिल बनता है। बिजनेस का जो इन्वायरमेंट बनता है वो ऐसा नहीं होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, बल्कि एक नैतिक इन्वायरमेंट बनता है जिसमें हर जो बिजनेसमैन है वो सोसाइटी के प्रति अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको महसूस कर पाता है। लेकिन देखिए इसके कुछ निगेटिव पॉइंट भी हैं। देखिए ये जो पॉइंट्स बताता हूँ ये मेरी दृष्टि है, मैं जैसे टॉपिक्स को देखता हूँ, जिन नजर से मैं देखता हूँ उस नजर से मैं आपको चीजों को बताता हूँ। तो मेरी नजर में देखिए बहुत सारी कंपनी ऐसी भी हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स को बना रही हैं जिनका मार्केट में होना सुरक्षित नहीं है, और लोग इन प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर भी नहीं है, यानी कि लोग इन चीजों को खाते जा रहे हैं या इस्तेमाल करते जा रहे हैं और उनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि उनकी हेल्थ के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं। और साथ में ये कंपनियां क्या कर रही हैं, हेल्थ केयर जैसी सर्विसेज के माध्यम से सीएसआर में डोनेट भी कर रही हैं, यानी कि ये कंपनियां अपनी तरफ से कुछ पैसा समाज के कल्याण पे भी लगा रही हैं। लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है कि लोगों की जो हेल्थ है, लोगों की जो स्वास्थ्य है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो देखिए ये व्यवस्था बिल्कुल भी सही नहीं है। केवल सीएसआर की दम पे कोई कंपनी अपनी रेपुटेशन बना ले और असल में वो कंपनी कुछ गलत काम कर रही हो, तो ये चीज सही नहीं है। तो ऐसे में अच्छे रेगुलेटरी अच्छे नियामक तंत्र की जरूरत है, अच्छे रेगुलेटरी सिस्टम की जरूरत है, जिसकी मदद से ऐसी जो कंपनीज हैं इनको फिल्टर करके बाहर किया जा सके या फिर इनको मजबूर किया जा सके कि ये सही प्रोडक्ट का निर्माण करें। यानी कि सीएसआर तो जरूरी ही है, लेकिन इसके साथ ही जो कॉरपोरेट जिस तरह के प्रोडक्ट्स को बना रहा है, जिस तरह के काम कर रहा है, उसके ऊपर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।